बेटा, हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 50। अ गैल्वानोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G इज शंटेड बाय अ रेजिस्टेंस S ओम। इसका मतलब ये है बच्चे कि एक गैल्वानोमीटर जो है, ये देखिए वो इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है। इसको आपने शंट किया है। शंट करने का मतलब है हम इसको एम मीटर में तब्दील करने लगे। तो जब एम मीटर में तब्दील करते हैं तो शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं विद द गैल्वानोमीटर। तो इसकी रेजिस्टेंस S है। वो कह रहे हैं कि अगर हम इन दोनों को पैरेलल में लगा दें, ठीक है। शंटेड का मतलब ही पैरेलल है, क्योंकि अगर आप लोग ये बात जानते हैं कि एम मीटर में अगर तब्दील करना है तो गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस लगानी है। तो कह रहे हैं टू कीप द मेन करंट और इन द सर्किट रिमेन अनचेंज्ड। कह रहे हैं कि अगर हम सर्किट के अंदर करंट को अनचेंज चाहते हैं तो बेटा आपको इसके साथ अगर कोई रेजिस्टेंस लगानी है इन द सीरीज, तो आप कौन सी रेजिस्टेंस लगाएंगे, हमें उस रेजिस्टेंस की वैल्यू बता दें। तो बेटा अगर मैं आपको पूछूं कि ये जो मेरा पूरा का पूरा सेटअप है ये पैरेलल में, तो अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगती हैं तो फॉर्मूला होता है R1R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। मैंने ऊपर यूज भी करवाया, ठीक है। तो एक की रेजिस्टेंस है G, एक की रेजिस्टेंस है S, ऊपर मल्टीप्लाई होते हैं नीचे ऐड होते हैं G प्लस S, ठीक है। अब ये पूरा पैरेलल का सेटअप है। ये पूरा का पूरा सेटअप R रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लगा हुआ है, तो प्लस R कर दूंगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा गैल्वानोमीटर के बराबर। मुझे यहाँ से अगर R को सेपरेट करना है तो GS अपॉन G प्लस S माइनस G इज इक्वल्स टू R के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, यानी कि LCM ब्रेक करेंगे। तो ये जो G वाली टर्म है ये G प्लस S, ये G प्लस S ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये R के बराबर। तो GS अपॉन G प्लस S, मुझे बताइए बेटा जब LCM लिया जाएगा तो माइनस का G स्क्वायर, ठीक है, ये G इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद फिर ये G इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का GS बन जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू R के बराबर। ये GS से ये GS मेरे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। ये प्लस का R जब इस साइड पे गया, ठीक है, ये जो प्लस का R है जब ये इस साइड पे गया तो वो माइनस का R बनेगा असल में, ठीक है। और ये माइनस से ये माइनस भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मेरा आंसर बनेगा G स्क्वायर अपॉन G प्लस S, ठीक है। तो ये मेरे पास जो ऑप्शन डी नज़र आ रहा है ये आपके पास मौजूद है, G स्क्वायर अपॉन G प्लस S, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 51 है। क्या कह रहा है आपके पास कि अ बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। अब इस तरह का जो एमसीक्यू होता है जिसमें आपसे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मांगा हुआ हो, तो बेटा याद रखिएगा कि हम लोग ये बात वेक्टर्स में पढ़कर आए हैं कि भाई वेक्टर के अंदर जब भी हमें किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता है, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड को निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो बेटा मुझे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अंडर रूट के अंदर x का मतलब 6 का स्क्वायर कर लें, y का मतलब 8 का स्क्वायर कर लें और z का मतलब 10 का स्क्वायर कर लें। तो मैग्नीट्यूड निकल कर आ जाएगा बेटा 6 का स्क्वायर इज 36, 8 का स्क्वायर इज 64 और 10 का स्क्वायर इज 100। तो बेटा ये मेरे पास बन जाएगा, मुझे बताइए 36 प्लस 64 इज ऑलरेडी 100, 100 प्लस 100 आपके पास क्या बन जाएगा, 200। तो जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 100, और अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 100 लिख सकता हूँ तो 100 का रूट लूंगा तो 10 अंडर रूट 2 मीटर मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए आपको नजर आ रहा है ऑप्शन ए 10 अंडर रूट 2 मीटर, ठीक है। 52 की तरफ अगर बढ़ूं, 52 में आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ को बेटा बनाया गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से, यानी कि y एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी और x एक्सिस के ऊपर टाइम है। मुझे अगर इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है या डिस्टेंस निकालना है तो बेटा मुझे इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर आप एरिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो बेटा आपको नजर आ रहा है इस ग्राफ में टोटल कितनी नंबर ऑफ शेप्स मौजूद है। एक शेप बेटा ये है राइट एंगल ट्राइंगल, एक शेप ये है, एक शेप ये है, यानी कि 2 राइट एंगल ट्राइंगल और एक स्क्वायर है। तो बेटा राइट एंगल ट्राइंगल का अगर मैं एरिया लिखूं तो एरिया इज हाफ ऑफ
बेस इंटू एल्टीट्यूड, राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला है, ठीक है, ये है राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला। और स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है डेट इज द लेंथ इंटू ब्रेथ, ये स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर आप टोटल डिस्टेंस लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए, पहला वाला राइट एंगल ट्राइंगल इज हाफ ऑफ बेस, बेस कितनी है बेटा 0 से लेके 10, और एल्टीट्यूड यानी कि ये चीज़, ये भी 10 है। अच्छा, दूसरी शेप है लेंथ इंटू ब्रेथ, 20 माइनस 10 इज 10, ठीक है, और अगर ऊपर देखें तो वो भी 10। तीसरी शेप अगेन राइट एंगल ट्राइंगल, तो 30 में से 20 को माइनस कर दें तो 10, और अगेन एल्टीट्यूड 10 के ही बराबर है। तो बेटा मुझे एक बात बताइए, ये बनेगा 10 इंटू 10 100, 100 अपॉन 2 इज 50, 10 इंटू 10 इज 100, अगेन 10 इंटू 10 इज 100, 100 अपॉन 2 इज 50। तो बेटा मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितना आया आपके पास, 200 मीटर, ये आपको नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ अगर बढ़े हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहे हैं कि जो दो बॉल्स हैं, एक का मास 2 kg है, एक का मास 4 kg है, इनिशियली दोनों राइट साइड की तरफ मूव करते हुए जा रहे हैं विद द वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा दे आर कॉल्ड द इनिशियल वेलोसिटीज u1 u2, मास m1 m2। दोनों इलास्टिकली कोलाइड हो रहे हैं, दोनों आपके पास टकरा रहे हैं। तो जब टकरा रहे हैं तो बेटा अगेन इसका मास kg और ये भी kg में ही है, ठीक है। जब ये दोनों आपके पास बेटा बॉल्स आके टकरा रहे हैं तो बेटा टकराने के बाद उनके पास एक कॉमन वेलोसिटी v, ये देखिए दोनों के पास सेम वेलोसिटी है v, हमें वो सेम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए। अच्छा, तो बेटा अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v, क्योंकि बेटा वेलोसिटी सेम है, प्लस m2 v, फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम है क्योंकि वो टकराने के बाद एक साथ मूव कर रहे हैं, इसे बेटा एम्बेडेड सिस्टम का भी नाम दिया जाता है। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू v को कॉमन निकालूं तो बचेगा m1 प्लस m2, ये m1 प्लस m2 वाली टर्म यहाँ मल्टीप्लाई और ये नीचे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड, तो m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 डेट इज कॉल्ड अ v के बराबर। अच्छा, अब बेटा m1 मास है 2 kg और उसकी वेलोसिटी थी 8, m2 मास है 4 kg और उसकी वेलोसिटी है 2, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 4। तो बेटा 2 8 सा क्या बन जाता है 16, 4 2 सा क्या बन जाता है 8 अपॉन 6, तो ये बनेगा 24 अपॉन 6, जो कि वेलोसिटी का आंसर कितना आ जाएगा 6 4 ज़ा 24, ठीक है। ये आपके पास 53 वाला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 54, force of 3 I cap plus 2 J cap plus 4 K cap Newton gives a displacement of 10 J meter, the work done is। अच्छा बेटा, वर्क डन का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा फोर्स आपके पास कितनी है 3 I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 4 K कैप, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 0 I कैप का, 10 J कैप का और 0 K कैप का, क्योंकि बेटा जब डिस्प्लेसमेंट I और K की डायरेक्शन में हुआ ही नहीं है, यानी कि X और Z की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब वो जीरो है। तो J वाली टर्म को आप J वाली से मल्टीप्लाई कर दें सिंपल, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 20 जूल। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो क्या कह रहे हैं, फोर्स आपके पास दी हुई है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 0 से लेके 6 मीटर तक का। तो बेटा ये आपके पास स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर के लिए अगर हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, अच्छा सबसे पहले ये बात देख लें कि बेटा आपके पास ग्राफ कौन सा है, ग्राफ है फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जब भी आप एरिया कैलकुलेट करते हैं, एरिया, तो वो आपको वर्क डन की फॉर्म में मिलता है। तो वर्क डन इज, बेटा ये शेप कौन सी है मुझे बताओ, स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ 0 से 3 और 0 से 3 प्लस अगेन अगली जो शेप है बेटा, ये पहली शेप है, ये दूसरी शेप है। जो दूसरी शेप है वो आपके पास है हाफ ऑफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अगेन 6 माइनस 3 इज 3 और ऊपर से 3, तो बेटा 3 3 ज़ा क्या बन गया 9 और 3 से 9 अपॉन 2 इज 4.5। तो बेटा आपके पास वर्क डन कितना आया 13.5 जूल के बराबर, ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखें, कह रहे हैं इनिशियली 4 आइडेंटिकल जो है वो यूनिफॉर्म ब्लॉक्स हैं जिनका मास m और थिकनेस h स्प्रेड कर दिए गए टेबल के ऊपर, टेबल के ऊपर ऐसे पड़े हुए, मैं उनको
हेड टू हेड रखना है, यानी कि एक के ऊपर एक रखना चाहता हूं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर हम उनको स्टैक कर दें वन ऑन द टॉप ऑफ अनदर, एक रखा फिर उसके बाद दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, ठीक है, तो स्टैकिंग वर्क डन आपके पास लगेगा यहाँ पे, स्टैकिंग वर्क डन यहाँ पे लगेगा। स्टैकिंग वर्क डन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है कि या तो आप उनको डायरेक्टली ऐड करना शुरू कर दें, पहला जो स्टैकिंग स्टार्ट होगी जब आप दूसरे को पहले के ऊपर रखेंगे, पहला तो रखा हुआ है, दूसरे को पहले के ऊपर रखेंगे तो स्टैकिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू टाइम्स एम जी एच। सर एम जी एच क्योंकि बेटा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ही आपको ऑप्शंस भी नजर आ रहे हैं। तो बेटा कितने n का मतलब है कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स रखे, 4, तो 4 माइनस 1 इज 3 अपॉन 2 टाइम्स एम जी एच, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 एम जी एच, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताइए टोटल वर्क डन इन द फिगर। बेटा अगर आप लोग गौर से देखें फिगर को, तो फिगर जहाँ से शुरू हो रही है वहीं पे ख़त्म हो रही है। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि फिगर यहाँ से शुरू हो रही है तो वापस घूम के वहीं पे आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये बेटा आपके पास एक क्लोज पाथ है, ये आपके पास एक क्लोज पाथ है। और अगर आप लोग भूल रहे हैं कि कंजर्वेटिव फील्ड जो होती है, यानी कि क्लोज पाथ जो होता है, उसके लिए वर्क डन हमेशा जीरो होता है। ये ऐसा एमसीक्यू के बेटा कई मरतबा बच्चे इसको गलत करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बेटा क्लोज पाथ है और क्लोज पाथ के लिए वर्क डन हमेशा जीरो होता है। बच्चे बाकायदा इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल रहे होते हैं। कह रहे हैं मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजेस बाय 20% द परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा भाई, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज का जो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है वो होता है 2n माइनस एन स्क्वायर अपॉन 100। परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला शॉर्टकट है वो आपके सामने मैंने लिखा है, और इस फॉर्मूले की खासियत ये है कि इसमें जो n की वैल्यू है वो आप डायरेक्टली परसेंटेज फॉर्म में ही पुट कर सकते हैं, जो कि मोमेंटम की सवाल में दी हुई होगी, ठीक है। ये शॉर्टकट फॉर्मूला इसी के लिए। तो 20 माइनस 20 का स्क्वायर अपॉन 100, 20 का स्क्वायर अपॉन 100, तो 40 माइनस 400 अपॉन 100, तो 40 में से 4 को माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 36%। अच्छा, आगे कह रहे हैं द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, एक बात याद रखिएगा, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वो छोटा होता है, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस का रेशियो निकालेंगे तो दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू और लेस देन 1, ठीक है। हमेशा जो है वो 1 से छोटा होगा। अच्छा, अगर मैं डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट निकालूं, ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो हमेशा इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 1 होता है। डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस निकालूं तो हमेशा इक्वल टू और लेस देन 1 होता है। अच्छा, एक केस में दोनों बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी के अंदर तो एक केस में दोनों बराबर भी होते हैं, और वो केस कौन सा होता है, स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। क्या कह रहे हैं, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल इज डबल द सेल्फ इंडक्टेंस विल। अच्छा भाई, सेल्फ इंडक्टेंस जो होती है L, उसका n स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, n स्क्वायर के साथ, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर हम लोग ये बात देखते भी हैं कि म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल इसका फॉर्मूला होता है, म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल। एरिया के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन होता है, परमिएबिलिटी के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन होता है, और लेंथ ऑफ अ कॉइल के साथ इन्वर्सली रिलेशन होता है, तो बिकम्स 4 टाइम्स। अगर हम लोग 61 की तरफ बढ़ें तो 61 में क्या कह रहे हैं, 61 में आपके पास एक बेटा ट्रांसवर्स वेव दी हुई है, जिसके अंदर हमारे पास PQRS 4 आपके पास जो है ना वो पार्टिकल्स मौजूद हैं इस ट्रांसवर्स वेव के अंदर। उन्होंने ये पूछा हुआ है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ अ पॉइंट्स इन अ स्ट्रिंग इज करेक्ट। वो कह रहे हैं कि वो कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इन पॉइंट्स के लिए जो है वो करेक्ट है। तो अगर आप देखें द स्पीड एट पॉइंट P इज मैक्सिमम। बेटा एक बात याद रखिएगा, एक्सट्रीम पोजीशन जो होती है उसके ऊपर वेलोसिटी 0 हो चुकी होती है, तो स्पीड एट पॉइंट P इज मैक्सिमम का मतलब क्या है कि ये आपके पास स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। कह रहे द डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट Q इज ऑलवेज 0। पॉइंट Q जो है वो मीन पोजीशन के ऊपर है, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि मीन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी भी देख लें, एनर्जी एट पॉइंट R इज इंटायरली काइनेटिक। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर बेटा हमारे पास हमेशा पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है मैक्सिमम, ठीक है, और ये कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी, ये भी गलत है, ठीक है। द एक्सेलरेशन एट S इज मिनिमम, ये भी गलत है, क्योंकि बेटा S पॉइंट वो है जिसके ऊपर
एक्सट्रीम पोजीशन है और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है, तो इसका मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। कह रहे हैं 62 में अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड ए एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू मैक्सिमम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैक्सिमम जो है वो क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, और एक्स नॉट का मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक्स नॉट जो है वो यहाँ पे क्या है, आपका एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करूँ तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो ओमेगा एक्स नॉट के बराबर होती है, यानी कि ओमेगा ए के बराबर। अब चूंकि हम लोग बेटा डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे तो माइनस साइन लेके नहीं चलेंगे, लेकिन मैंने आपको करेक्ट फॉर्मूला जो बताना था वो बताया। तो उन्होंने रेशो किसके लिए लेने के लिए कहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी ओवर मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो इट बिकम्स ओमेगा ए अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ओमेगा से ओमेगा की एक पावर कैंसिल, 1 ओवर ओमेगा इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। 63 अ फोर्स 2i कैप प्लस j कैप हैज मूव्ड इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम 2,3 to 6,5 व्हाट इज वर्क डन। अब यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि भाई आपके पास जो है वो फोर्स लगाई गई है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा जी, तो पहले आप डिस्प्लेसमेंट निकालें इन दोनों का। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा कि आप 6,5 में से माइनस कर दें 2,3 को, तो 6 में से 2 को निकालेंगे तो 4, 5 में से 3 को निकालेंगे तो 2, ठीक है। तो वर्क डन बना 2i कैप प्लस जे कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट इज 4i कैप प्लस 2j कैप। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, आई वाली टर्म आई से मल्टीप्लाई होती है, पहले भी बता चुका हूँ, और जे वाली टर्म जे से मल्टीप्लाई होती है, तो आपके पास 10 जूल पॉजिटिव का आंसर आ जाएगा। 64 में क्या कह रहे हैं, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग डायमीटर एंड टोटल डिस्टेंस अलॉन्ग सर्कल, ये भी करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे रेशियो निकालना है डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस के साथ अलॉन्ग सर्कल। सर्कल का मतलब क्या है कि ये आपके पास आपका सर्कल बन गया। अच्छा, कह रहे हैं कि कंप्लीट सर्कल की अगर बात की जाए तो कंप्लीट सर्कल के लिए रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग डायमीटर, मुझे बताओ डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमीटर होता है। अगर डायमीटर की बात करूँ तो डायमीटर जो है वो एक पॉइंट से सर्कल के दूसरे पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। अब इस डायमीटर के अंदर अगर डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा बेटा, ये रेडियस है, ये रेडियस है। मैंने आपको क्या सिखाया, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन वेक्टर ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। तो मुझे एक बात बताइए, ये स्ट्रेट लाइन वेक्टर है, बिल्कुल है। ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट बना 2r, लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करूंगा तो वो आधा होगा 2 पाई r का, यानी कि पाई r। तो डिस्टेंस क्या बना, पाई r। इन दोनों का रेशियो लेने के लिए कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस, यानी कि 2r अपॉन पाई r। तो दोनों कैंसिल हो गए, तो ये बना 2 अपॉन पाई, तो 2 रेशो पाई, 2 रेशो पाई, बी इज अ करेक्ट आंसर। मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉल इज न्यूमेरिकली इक्वल द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। अच्छा भाई, अब ये भी निकाल लेते हैं। अब अगर क्वेश्चन में हमसे मांगा हुआ है 65, कह रहे हैं मोमेंटम इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम का मतलब mv, काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ mv स्क्वायर। मास से मास कैंसिल, वेलोसिटी से वेलोसिटी की एक पावर कैंसिल, 2 उधर आ जाएगा, और ये उसका मतलब 2 मीटर पर सेकंड बन रही है। 66 द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स इज 36 न्यूटन। कह रहे हैं इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड द फोर्स विल बी। तो अब मुझे एक बात बताइए, फोर्स का फॉर्मूला होता है Gm1m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स है 36 न्यूटन, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड। मुझे बताइए फोर्स का डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्सली, ठीक है। डिस्टेंस को हाफ करूंगा, डिस्टेंस को हाफ करूंगा, तो डिस्टेंस को हाफ करने का मतलब है कि r अपॉन 2 का स्क्वायर है, यानी कि r बाय 4, यानी कि फोर्स 4 गुना बढ़नी चाहिए। ये r बाय 4 बनेगा, तो इसका मतलब फोर्स 4 गुना बढ़नी चाहिए। तो आप 36 को 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, तो 144 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। कह रहे न्यूक्लियर फ्यूजन हैपेंस व्हेन। फ्यूजन रिएक्शन कौन सा होता है मुझे बताएं। फ्यूजन रिएक्शन होता है
फ्यूजन रिएक्शन होता है जब दो लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज करा दिए जाएं। फ्यूजन से निकला है फ्यूज्ड, दो लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज करा दिए जाएं और एक हैवी न्यूक्लियस बन जाए। तो मुझे बताइए, ऑप्शन सी आपको नजर आ रहा है, टू लाइटर न्यूक्लियाई ज्वाइन टुगेदर, ठीक है। 68 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अच्छा भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जो फॉर्मूले हैं मुझे बता, सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक बेसिक फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ऊपर भी देख कर आए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब उसी को हम पॉइंट चार्ज की फॉर्म में जब लिखते हैं तो उसका फॉर्मूला बनता है के क्यू अपॉन आर। तो इसका मतलब पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। बी आपको नजर आ रहा है। 69 कह रहे हैं, एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग एट द सी कोस्ट ऑब्जर्व 54 वेव्स रीचिंग द कोस्ट पर मिनट। अच्छा भाई, फ्रीक्वेंसी आ गई 54 वेव्स पर मिनट, एक मिनट के अंदर। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, तो 54 अपॉन 60 सेकेंड्स। कह रहे हैं, इफ द वेव लेंथ ऑफ वेव इज 10 मीटर इज स्पीड, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो 54 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय वेव लेंथ इज 10, ये जीरो से ये जीरो हो गया कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, मतलब आपके पास आ गई 9 मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। 70 कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट नियर अ यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का चार्ज शीट के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा एक बात याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज शीट के लिए फॉर्मूला पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज शीट के लिए साथ में आप लोग जब नेगेटिव का यूनिट वेक्टर भी लगाते हैं, यहाँ भी पॉजिटिव का यूनिट वेक्टर होता है जब आप इसी को लिखते हैं किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अच्छा जी, कह रहे हैं हाउ मच वर्क इज डन, फोर्स आपके पास दी हुई है, वर्क डन निकालना है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास फॉर्मूला बनता है। तो 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप इंटू डिस्प्लेसमेंट 2i कैप माइनस का j कैप, ठीक है। तो 5 2 ज़ा 10 माइनस 3, ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस 3 इज 7 जूल आपका आंसर। कह रहे हैं इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 0.5 i कैप प्लस 0.8 j कैप प्लस c k कैप, द वैल्यू ऑफ c इज। अच्छा भाई, अब ये आपके पास कई दफ़ा आने वाला एमसीक्यू है एनईडी के अंदर। अगर तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो यूनिट वेक्टर है वो आपके पास ये है 0.5 i कैप प्लस 0.8 j कैप प्लस c k कैप, ये हम मान के चल रहे हैं कि हमारा यूनिट वेक्टर है। तो जब मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज √x² प्लस y² प्लस z²। तो ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के। और मुझे बताओ मैं 0.5 के स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ 5 अपॉन 10 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं बताओ 0.8 का मतलब 8 अपॉन 10 का स्क्वायर प्लस c², ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दूं तो ये बनेगा आपके पास 25 अपॉन 100 प्लस स्क्वायर से ये ऊपर वाला रूट तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 64 अपॉन 100 प्लस c², ठीक है। तो 25 अपॉन 100 बन गया, 8 का स्क्वायर है 64, 64 अपॉन 100, c² को अलग कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 25 अपॉन 100 माइनस 64 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू c²। तो ये बनेगा 1 माइनस 89 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू c²। और हमारे पास जो c की वैल्यू आएगी, ठीक है, c की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 1 माइनस 89 अपॉन 100 कर देंगे, यानी कि 1 माइनस 0.89 कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास √0.11 ये आपके पास आपको दिख रहा है, ठीक है। ये आपके पास 72 वाले का सोल्यूशन हो गया। हमें यूनिट वेक्टर दिया हुआ था और हमें उस यूनिट वेक्टर के अंदर ही c की वैल्यू भी बतानी थी, तो वो हमने निकाल ली। 73 देखिए अगर हम लोग, तो 73 में कह रहे हैं बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, फॉल फ्रीली, फ्री फॉल मोशन हो रहा है जो कि हमेशा मोशन अंडर ग्रेविटी में होता है, ठीक है। 5 सेकंड्स के अंदर वो कितनी वेलोसिटी कवर कर रहा है, वो आपसे ये कह रहा है 5 सेकंड्स में कितनी वेलोसिटी कवर कर रहा है। एक बॉल है जो कि ऊपर से नीचे फेंका गया है और 5 सेकंड्स में उसे कितनी वेलोसिटी कवर करनी है। बेटा फ्री फॉल मोशन के लिए जब भी टाइम दिया हुआ हो तो एक ही इक्वेशन इस्तेमाल होती है, vf इक्वल्स टू vi प्लस gt। बेटा बॉल को ड्रॉप किया
तो अगर मैं बॉल को ड्रॉप कर रहा हूं तो इसका मतलब बॉल मेरे हाथ में है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। तो 9.8 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा सिंपल। तो 49 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। 74 देख लेते हैं। एन ऑसिलेशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी मुझे बताइए। कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, अपोजिट। ये आपको ए दिख रहा है।